हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब बी बेस्ट में। एक्सरसाइज मोर एंड रिचेक। दिल्ली मेडुअल के अध्याय 5 को हम पढ़ेंगे, दिल्ली कला और संस्कृति का केंद्र। तो शुरुआत करते हैं। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से उत्तरी भारत के सांस्कृतिक माहौल में बदलाव आने लगे। 13वीं सदी की दूसरी चतुर्थांश तक दिल्ली सल्तनत के नाम से ज्ञात तुर्की साम्राज्य की राजधानी दिल्ली एक महानगर के रूप में उभरी, जो कला और संस्कृति के विविधतापूर्ण और सजीव केंद्रों, विशेषतया खुरासान से आए सांस्कृतिक और व्यावसायिक समूहों के व्यापक प्रतिनिधित्व का केंद्र था। सुल्तान इल्तुतमिश ने, जिसे वस्तुतः दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, अपने संरक्षण का विस्तार विद्वानों और कौशल युक्त लोगों के लिए किया। अनुदानों की बड़ी संख्या और असीम उदारता से इल्तुतमिश ने, जैसे ही कि मिन्हाज सिराज लिखता है, विश्व के विभिन्न भागों से लोगों को दिल्ली में एक साथ एकत्र किया और यह विश्व के विभिन्न भागों के विद्वान, गुणवान और उत्कृष्ट लोगों के आवास का और विश्राम का स्थान बन गई। दिल्ली इराक और अजम जैसे बड़े शहरों की वारिस मानी जाती थी। राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के समृद्धिकरण और सांस्कृतिक गतिविधियों की कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया के कारण यह इस्लामी दुनिया में एक महान प्रभावी राजधानी बन गई। समकालीन इतिहासकार के रूप में बर्नी यह अवलोकन करता है कि यह नगर बगदाद, कैरो, कुंस्तुतुनिया और बैत उल मुक़द्दस जेरूसलम का प्रतिद्वंदी बन गया। समकालीन भारतीय कला और संस्कृति सर्वदेशीय सांस्कृतिक व्यवस्था में विकसित होने लगी, जिसमें फारसी प्रभावित दुनिया से विविध सांस्कृतिक धाराओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आते हैं टॉपिक, दिल्ली के सुल्तानों के अंतर्गत कला व संस्कृति का विकास। तो कला व संस्कृति का विकास। शासक अभिजातियों ने नए निर्धारण के साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने उत्तरी भारत की सांस्कृतिक अभिरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किया। तुर्की शासकों ने फारसी प्रभाव क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं से परिचय कराया, जो समान रूप से सुविकसित थीं, हालांकि ये उत्तरी भारत के तत्कालीन प्रचलनों से कई रूपों में भिन्न थीं। इस्लामी संस्कृति के प्रमुख केंद्रों, विशेषतया खुरासान से विद्वानों, कलाकारों, नर्तकों और गायकों के आगमन से फारसी परंपरा अधिक पुष्ट हुई। स्थानीय संस्कृति, कलात्मक परंपराओं और दृश्य श्रव्य कलाओं के साथ समीकरण की क्रमिक प्रक्रिया दरबारी और जनसामान्य लोगों के स्तरों पर प्रारंभ हो गई, जो कला व संस्कृति की समेकित परंपरा के प्रोत्साहन में सहायक थी। श्रोताओं की आवश्यकताओं, सामाजिक संस्कृति, परिवेश एवं संरक्षण प्रतिमानों में परिवर्तन की अनुरूपता के आधार उत्तरी भारत की कला परंपराएं परिवर्तित हुई। उदाहरण के तौर पर लोगों ने फारसी भाषा दक्षता प्राप्त की, जो नए अभिजात्य वर्ग की कथ्य भाषा के रूप में उभरी। यह मध्यकालीन भारत की साहित्यिक और प्रशासनिक भाषा थी। दिल्ली इस्लामी अध्ययन केंद्र के रूप में विख्यात हो गई और यहाँ असंख्य मदरसे बन गए। गौर के मुइजुद्दीन, जो मोहम्मद गौरी के नाम से अधिक विख्यात हैं, के शासनकाल जैसे प्रारंभिक दौर में कुतुब मस्जिद के आसपास मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी तक दिल्ली फारसी साहित्य और भाषा के प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अमीर खुसरो और अमीर हसन सिरजी फारसी भाषा के अग्रणी लेखक और विशिष्ट कवि थे। अमीर खुसरो सल्तनत काल का प्रतिनिधि कवि है। उत्तर भारत में सुल्तानों के राज्य में दिल्ली में विकसित शिक्षा प्रणाली में भारतीय विज्ञान, कला और भाषाओं के अध्ययन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा।
और यह परंपरा 18वीं सदी के प्रारंभ तक चलती रही। अगला टॉपिक, सूफी केंद्र के रूप में दिल्ली का आविर्भाव। 13वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली का आविर्भाव चिश्ती सिलसिले के महान केंद्र के रूप में हुआ। चिश्ती संतों ने देसी परंपराओं के अनुकूल ढलते हुए भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में और अन्य धर्मों के बीच स्नेह संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके खानकाह यानी आश्रम सांस्कृतिक सहभागिता के प्रभावी स्थल थे। इन खानकाहों में आध्यात्मिक सभाएं आयोजित की जाती थीं और सभी जातियों व वर्गों के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते थे। परवर्ती 13वीं शताब्दी में शेख निजामुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली के निकट एक उपनगर गयासपुर के जमात खाने की स्थापना की। उसके चमत्कारी व्यक्तित्व ने सभी वर्गों के लोगों को अपना अनुयायी बनाया। सोहरावर्दी संतों की भांति चिश्तियों ने भी सभा का मतलब इसमें रहस्यवादी समाधि की प्राप्ति करने वाला संगीत, तो सभा नहीं समा। तो सोहरावर्दी संतों की भांति चिश्तियों ने भी समा को अपने जिक्र का अनिवार्य अंग माना। जिक्र यहाँ पे जिक्र ए जाली अथवा उच्च स्वर में वाचन। दरबारी वर्ग में शेख निजामुद्दीन के बहुत से समा अनुयायी थे। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह एक अद्वितीय घटना थी कि दरबारी और लोक संस्कृति दोनों वर्गों में अंतरंग लोगों के जरिए घनिष्ठ संपर्क में आई और अमीर खुसरो इनमें सबसे प्रमुख था। दरबार में उसने सबसे लंबा कार्यकाल व्यतीत किया। वह सूफी वर्ग से भी संबंधित रहा। अमीर खुसरो न केवल खिलजी सुल्तानों की आख्यायिका सभाओं का सहभागी था, जहाँ संगीत कला के महान उस्तादों में से चुने हुए लोग एकत्र होकर प्रदर्शन करते थे, बल्कि वह खानकाहों में प्रस्तुत किए जाने वाले समा की परंपरा में भी दक्ष था। इस प्रकार अमीर खुसरो के पास विशेष दरबारी परंपराओं के साथ लोक प्रचलित परंपराओं के ज्ञान को अधिकृत करने का दुर्लभ अवसर था, जो समा संगीत में अपनी जड़ें जमा रहा था। इसके साथ ही वह भारतीय संगीत पद्धति में भी दक्ष था। अमीर खुसरो ने अपने समस्त ज्ञान को कौल, तराना, नस्क, निगार, बसीत, तिल्लाना, फारकी, फर्द और सोलहा के रूप में संयोजित किया। सोलहा और ये पूरी लाइन में इन शब्दों के मतलब भी नीचे दिए गए हैं। हरे लाइन से मार्क है, नीचे पढ़ता हूँ। कौल अरबी मूल का संगीतात्मक राग था। इसमें छंद का वादन लयात्मक बोलों के साथ किया जाता था। तराना अपने लयात्मक ढांचे में गीत के समान संगीतात्मक राग था। इसमें लयात्मक बोल इसके पाठ के साथ गुथे हुए होते थे। तिल्लाना एक संगीतात्मक राग था, जिसमें गीत के पाठ के स्थान पर लयात्मक बोलों का वादन होता था। नस्क प्राकृतिक संगीत परंपरा के मनहंस के समान था। निगार सुरावृत्ति सरगम का प्रतिरूप था। और तिल्लाना एक प्रकार था जिसमें एक अकेले छंद को ताल अभिमुख गतिमय ढांचे से संवृद्ध किया जाता था। फरसी तिल्लाना एक प्रकार था जिसमें गज़ल और कसीदे के छंदों का लयात्मक बोलों के साथ वादन किया जाता था। सोलह उत्सवों के अवसर पर वादित होने वाला एक संगीतात्मक राग था। बाद में यह सिखों के भक्ति संगीत से समृद्ध हो गया। वसीत छंद के समान था और गीत एक का एक प्रकार था। ये नए रूप कव्वालों के समुदाय के माध्यम से प्रचलित हुए। वे तुर्की फारसी परंपरा के अभिरक्षक हुए और इसी समय उन्होंने नए रागों को लोकप्रिय बनाया। अदाकारों की इस श्रेणी के माध्यम से समा संगीत का भारतीयकरण हुआ और उसने स्वयं की प्रतिष्ठा अर्जित की। अब से आगे कव्वाल उन लोगों के लिए शब्द बन गया। कौल, तराना और
इसके समृद्ध रूपांतरों का प्रदर्शन करते थे। वे दिल्ली गायकों के रूप में भी विख्यात थे। आगे ये आर्य मार्ग के बाद जो लाइन खत्म हो रही है इससे शुरू करते हैं। इसके बाद इन संगीत रागों में उसने भारतीय और फारसी गीतों के भेदों तथा संगीत तकनीकों का मिश्रण किया और व्यापक जन प्रभाव के दृष्टिकोण से ये तत्कालीन दिल्ली में प्रचलित बोली देसी में रचे गए। सुहरावर्दी संत शेख बहाउद्दीन जकरिया द्वारा मुल्तान में प्रारंभ की गई समाज संगीत के भारतीयकरण की यह प्रक्रिया दिल्ली में चिश्ती संतों के अधीन अमीर खुसरो के नेतृत्व में अपनी पराकाष्ठा तक पहुंची। उसके प्रयासों ने दो भिन्न संगीत परंपराओं में संबंध स्थापित किया और यह हिंदुस्तानी संगीत की नींव का पत्थर बन गया। इसने एक सर्वसामान्य संगीतमय संस्कृति का नेतृत्व भी किया, जिसका अनुगमन विशिष्ट और सामान्य दोनों वर्गों द्वारा किया गया। सभी संगीतात्मक राग हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा समान रूप से सीखे गए, जिन्होंने भक्ति संगीत के लिए समान रागों और बिंबों का प्रयोग किया। कला व स्थापत्य। कला और स्थापत्य किसी समयावधि की संस्कृति की दो अभिव्यक्तियां हैं, क्योंकि वे तत्कालीन समाज की सोच को प्रतिबिंबित करती हैं। भारत में तुर्की शासन की स्थापना ने जहां एक नए सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को उभार प्रदान किया, इसने कला में एक नई प्रतिच्छवि के प्रारंभ को अंकित किया। दिल्ली के स्मारक दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण के अधीन लगभग 300 वर्ष तक स्थापत्य शैलियों के अविच्छिन्न विकास का चित्रण करते हैं। 13वीं सदी के दौरान उत्पन्न स्थापत्य की शैली को भारतीय इस्लामी शैली कहा जाता है। 13वीं सदी के दौरान उत्पन्न स्थापत्य की शैली को भारतीय इस्लामी शैली कहा जाता है, जो हिंदू और इस्लामी कला की दो भिन्न परंपराओं का सम्मिलन था। तुर्की संरक्षकों ने अपनी अवधारणाओं और विश्वासों को उन भारतीय राजमिस्त्रियों के कला कौशल की सहायता से प्रभावी बनाए रखे, जो सदियों से शानदार अभिकल्पना वाले पत्थर के मंदिरों को स्थापना करते देखे गए थे। निर्माण की प्रविधियों के बारे में उनके पास अपने आदर्श थे। उनकी कलात्मक प्रतिभा की सहायता से वे इस्लामिक इमारतों में उनकी अपनी विशेषज्ञता का परिचय देने में समर्थ थे। भारतीय भवन निर्माण तकनीक धरणिक सहतीर युक्त पद्धति पर आधारित थी, जहां का मुख्य द्वार खंभों पर टिकी कड़ियों की सहायता से बनाया जाता था और भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मानवीय और पशु आकृतियों का तक्षणिक शिल्प भवनों के अलंकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इसके ठीक विपरीत इस्लामी वास्तुशिल्प मेहराबदार शैली पर आधारित था, जिसमें मेहराबों, गुंबदों, तहखानों और बगली डांटों आदि में प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। जीव जंतुओं के किसी भी प्रकार के रूप चित्रण को इस्लाम निषिद्ध करता है, इसलिए इसने भित्ति सज्जा हेतु सुलेखन कला को आगे बढ़ाया और इमारतों की सजावट हेतु बेल बूटेदार शैली का भी प्रयोग किया। मेहराबदार प्रणाली के अंतर्गत मेहराब और गुंबद बेहद स्पष्ट थे। एक वास्तविक मेहराब बनाने के लिए ईंटों या पत्थरों को डाट पत्थर की भांति अर्धवृत्ताकार रूप में अच्छे मसाले से मजबूती से परस्पर बांधते हुए चिनाई की जाती थी। यह केवल चूने के गारे के प्रयोग द्वारा ही संभव हो पाया, जो मूल संयोजी पदार्थ था। 12वीं शताब्दी के समापन से पहले मेहराबदार प्रणाली दिल्ली में प्रस्तुत की गई, तथापि इसने सहतीर पद्धति का भी प्रयोग किया और यही था जिसने एक नई शैली भारतीय इस्लामी शैली के आविर्भाव में योगदान दिया।
कुतुब परिसर में स्मारक इस संबंध में अध्ययन की उत्कृष्ट कोटि की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। उत्तरी भारत में निर्मित प्रथम इस्लामी इमारत कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यहीं स्थित है। यह भारतीय इस्लामी पद्धति की यह भारतीय इस्लामी पद्धति के उद्भव के प्रथम चरण को दर्शाता है, जिसमें पुनर्स्थापित 27 हिंदू और जैन मंदिरों से ली गई सामग्रियां प्रयुक्त थीं। प्रख्यात कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन का मानना है कि यह एक पुनर्व्यवस्थित मंदिर है और कला का मिश्रण है। मस्जिद के प्रांगण के भीतर का मेहराबदार अग्रभाग इस्लामी सुलेखनात्मक अलंकरण के सर्वोत्तम रूप का प्रदर्शन करता है। कुतुब मीनार अपनी तरह की सर्वाधिक प्रभावशाली इमारत है और दिल्ली सुल्तानों के अधीन विकसित भित्ति चित्रक सुलेखन की भव्यता और भवन निर्माण कला की तेजस्विता को प्रतिबिंबित करती है। इल्तुतमिश की अपूर्ण मकबरा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ की भवन निर्माण कला का एक अन्य प्रभावोत्पादक उदाहरण है, जो भारतीय इस्लामी वास्तुकला के उद्भव का द्वितीय चरण प्रदर्शित करती है। पश्चिमी एशिया के कारीगरों के पहुंचने के बाद यह शैली संपूर्ण हुई। इस चरण की इमारतें भारतीय इस्लामी शैली के तीसरे व अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा एक परिपूर्ण उदाहरण है। जैसा पहले भी संकेत किया गया है कि हिंदू कला परंपराओं का विलोपन नहीं हुआ था, उनको भारतीय कला की शब्दावली में समाविष्ट किया गया था। सल्तनत काल में मज़ारों, मस्जिदों, दरगाहों और किलों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था। दुर्भाग्यवश दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण में चित्रकला के विकास के बारे में हमारे पास अधिक सूचनाएं नहीं हैं। तथापि साहित्यिक प्रमाण यह संकेत देते हैं कि दिल्ली में लघु चित्रकारी की कला समृद्ध हुई। सच में सिराज अफीफ के विवरणों से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली में ताजे पलस्तर पर जल रंगों से चित्रकारी की परंपरा जारी रही और सुल्तानों के निजी आवास खंडों, महल उल खिलवतगाह की दीवारों को कम से कम मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल तक भित्ति सज्जा चित्रकलाओं से सजाया गया। संगीत के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन उभरकर सामने आए। सल्तनत पूर्व के दिनों में संगीत अभिनय, नृत्य और गायकी का सम्मिश्रण था और नाट्यकला के ज्ञान को समाज के रसिक लोगों का आवश्यक संस्कार माना जाता था। किंतु तुर्क शासकों की मनोरंजन की नवीन योजना ने नाट्यशाला का कोई स्थान न था। मजलिस हुनर, सामाजिक समारोह के समुचित संस्कार, ये रंगशाला के लोभ से इसके कलाकारों की प्रतिष्ठा में भारी अवनति हुई। पुनर्विवेचन के काल में संगीत शब्द के लक्ष्यार्थ में आगे कुछ और परिवर्तन हुआ और अब उसमें मौखिक गेय संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य 3 कलाएं सम्मिलित हुईं। मौखिक गेय संगीत, वाद्य संगीत और नृत्य। 13वीं शताब्दी के आसपास कोई भी तुर्की फारसी संगीत परंपरा में परिवर्तन देख सकता है, जो अधिक सुस्पष्टतया सुल्तान मुइज़ुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 के राज्य के दौरान प्रारंभ हुई। उसके राज्य के दौरान भारतीय दृश्य श्रव्य कलाकारों को शाही दरबार में प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सभी क्षेत्रों से आए संगीतकारों, आकर्षक चेहरे वाले मनोरंजनकर्ताओं, विदूषकों और भांडों की बस्ती किलूखरी के महल के पास पड़ोस में विकसित हुई, जहां सुल्तान की सार्वजनिक सभाएं हुआ करती थीं। शहर की सभी गलियों में छैल छबीले चेहरे दिखाई देने लगे। आस्वानकर्ताओं की गांठ धन से भर गई। खूबसूरत नपुंसकों
रस्सी पर नाचने वालों और स्त्री अदाकारों को सोने और चांदी से लाद दिया गया। जियाउद्दीन बर्नी आगे लिखता है कि कुछ समय के लिए कैकुबाद ने अपने पिता के शराब और कामासक्ति विरोधी आदर्शों को स्वीकारते हुए सामाजिक सभाओं से परहेज किया। भारतीय दृश्य श्रव्य कलाकारों के लिए यह अशुभ समाचार बन गया, जिन्होंने नई युक्तियों द्वारा उसे आकर्षित करने के प्रयास किए। भारतीय गणिकाओं, दासियों और गुलामों को फारसी भाषा और संगीत के साथ राजदरबार के रीति रिवाजों और तौर तरीकों में प्रशिक्षित और निर्देशित किया गया। फारसी और भारतीय संगीत के विशेषज्ञों ने सुल्तान की प्रशंसा में गज़ल और कौल विधाओं में रचनाएं की, जिनको उन्होंने प्रत्येक संगीतमय स्वर लहरी में ढाला। बर्नी के अवलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यकीनन ये भारतीय दृश्य श्रव्य कलाकारों के प्रयासों को प्रतिबिंबित करते हैं कि किस तरह उन्होंने समय की मांग के साथ खुद को ढाल लिया और नए संरक्षकों की रुचि की संगीत की उन्होंने फारसी भाषा का अधिकार प्राप्त किया, जो नए सम्राट वर्ग की भाषा के रूप में उभरी थी और मध्य एशिया और खुरासानी संगीतज्ञों की लोकप्रिय संगीत कला की नवीनतम पद्धतियों और शैलियों के विशेषज्ञ बन गए। यद्यपि पौराणिक संगीत के पारंपरिक प्रशिक्षकों नटों के समुदाय को इससे अस्थायी हानि हुई, 17वीं शताब्दी के अंत तक उन्होंने नवीन कलात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालकर अपनी सांगीतिक प्रशिक्षक की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखा। भारतीय और फारसी संगीत परंपराओं के समीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश जैसे प्रारंभिक मध्यकालीन संगीतात्मक रूप राग मुस्लिम संगीतज्ञों द्वारा प्रदर्शित किए जाने लगे। ये राग फारसी संगीत प्रबंधों में मार्ग संगीत के रूप में उल्लिखित हुए और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक नायकों के लिए नए ज्ञान आवश्यक समझा जाता था। भारतीय कवियों और संतों ने पौराणिक प्रबंध रूप में भारतीय कवियों और संतों ने पौराणिक प्रबंध रूप की भर्त्सना की और उन्होंने छंद, पद और दोहे को अपनाया। वे इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में निबद्ध करने लगे। यही परिदृश्य था जब अधिकतम संगीतात्मक राग जैसे शब्द, ध्रुपद और विष्णुपद अपने निर्धारित स्वरूप में ढले। मध्यकालीन संगीत का एक बड़ा भाग धार्मिक व्यवस्था में विकसित हुआ, किंतु जो समीकृत हुआ उसे दोनों प्रचलित हिंदू और प्रचलित मुस्लिम रागों से गुण ग्रहण किए। रंगमंचीय कलाओं का पुनर्जागरण। समय कुछ हद तक इस बात का प्रत्यक्षदर्शी है कि रंगमंचीय कला का पुनर्जागरण पतुरबाजी के रूप में हुआ। पतुरबाजी, पतुर द्वारा प्रदर्शन। सामान्यतः पतुर या पतर शब्द संस्कृत के पत्री का मूल रूप है। पत्री का मतलब एक अभिनेत्री। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अखाड़े की एक पतुर का उल्लेख करता है। अखाड़े मतलब मनोरंजन स्थल यहाँ पे दिया गया है, जो स्वांगी थी तथा अभिनय और जोगनी की रूप सज्जा में उत्कृष्ट थी। इससे कोई भी अनुमान लगा सकता है कि कुछ गणिकाओं ने विभिन्न प्रकार की रूप सज्जाओं और वेश बदलने की कला में विशेषज्ञता अर्जित की हुई थी, जिसे उस समय स्वांग के नाम से जाना जाता था।
इससे यह भी सांकेतिक प्रतीत होता है कि जिन सांगीतिक कार्यक्रमों में विविध पोशाकों का प्रयोग किया जाता था वे पतुरबाजी कहलाते थे। पतुर प्रशिक्षित कलाकार थीं और वे स्वच्छंद प्रेम करने वाली महिलाओं से भिन्न थीं। 16वीं शताब्दी के आसपास एक महत्वपूर्ण कला भरतबाजी की लोकप्रियता बढ़ी। इसका अभ्यास व प्रयोग हिंदू की भगतिया या भगतबाज जाति द्वारा किया जाता था। वे अपना वेश विभिन्न रूपों में परिवर्तित करते के तरह तरह के स्वांगों का प्रदर्शन किया करते थे। सुल्तान आदिल शाह सूर 1553 से 1556 की सेवा में एक भगत बालक की चर्चा बदायूं करते हैं जिसने इस कला में निपुणता अर्जित की हुई थी। 18वीं शताब्दी के आसपास के समय तक भगतबाजी उच्च वर्ग के आमोद प्रमोद का प्रिय साधन बना रहा। मुगलों के अंतर्गत दिल्ली में कला और संस्कृति का विकास। शाही नगर के रूप में दिल्ली को अस्थायी हानि उठानी पड़ी जब सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजधानी को आगरा में स्थानांतरित किया, जिससे मुगल शासन के दौरान सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ख्याति अर्जित की। यद्यपि 17वीं शताब्दी के मध्य तक शाहजहां 1628 से 1858 द्वारा 1638 में स्थापित नए राजधानी नगर शाहजहानाबाद में कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियां पुनः स्थानांतरित हो गई। राजधानी के स्थानांतरण ने मुगल दरबार की समृद्ध शास्त्रीय परंपराओं का दिल्ली क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं से सम्मिश्रण हेतु रास्ता तैयार किया। मुगल शासक फारसी और तैमूरी कलात्मक रसास्वादन की भावना के उत्तराधिकारी थे और उसी प्रकार भारतीय कला संपदा का भी सम्मान करते थे, जिसके कारण एक विशिष्ट मुगल पहचान की उत्पत्ति हुई। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के शासन के दौरान ये परंपराएं दिल्ली में प्रसारित हुईं। उसके शासन काल में किला-ए मुबारक यानी लाल किला सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया और शाहजहानाबाद जो दिल्ली के नाम से लोकप्रिय रहा, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी भारत में मुगल संस्कृति के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा। इस काल की सांस्कृतिक व्यवस्था में दरबारी संस्कृति का परिचयवन और लोक संस्कृति का उत्थान दो महत्वपूर्ण तत्व थे। अन्य कलाओं की तरह संगीत के अभिजातपन और संभ्रांत का क्षय हुआ मतलब हानि हुआ और कुछ हद तक विशिष्ट दरबारी तकनीकें और दृश्य श्रव्यात्मक परंपराएं विस्तृत वर्ग के लिए सुलभ हो गईं। नादिर शाह 1739 जिसने मुगल शासकों की असीम समृद्धि को पदावनत किया के आक्रमण के पश्चात दरबारी संरक्षण में निसंदेह संगीन कमी आई। इसके परिणामस्वरूप बादशाह ने संध्याकालीन संगीतमय समारोहों और सांस्कृतिक सभाओं से स्वयं को अलग कर लिया और दरबार से ऐसी गतिविधियों को निलंबित कर दिया। यद्यपि इससे शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों और हर्षोल्लास में कोई कमी नहीं आई। धार्मिक केंद्र के रूप में दिल्ली का हमेशा से दोहरा महत्व रहा। यह भारत में मुस्लिम शासन का परंपरागत केंद्र रही, जो महान सुल्तानों का दार उल मुल्क यानी साम्राज्य की राजधानी था। इसका असीम धार्मिक महत्व था क्योंकि यहाँ कई प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरुओं की दरगाहें थीं, जिन्होंने दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया और इसे इस्लामी परिमंडल का केंद्र मरकज़-ए-दाइरा-ए-इस्लाम माना जाता था।
शाहजहां के शासनकाल में कुछ इतिहासकारों ने इस तथ्य का अवलोकन बेहतर ढंग से किया। इस काल और इसके आगे दिल्ली में उसे इस काल में और इसके आगे से दिल्ली में उर्स संस्कृति अत्यधिक लोकप्रिय हुई और बहुत सी सांस्कृतिक घटनाएं इससे समृद्ध हो गई। दिल्ली का आविर्भाव शिया मुसलमानों के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हुआ, जो इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी। वसंत ऋतु के आगमन पर वसंतोत्सव दिल्ली वासियों के लिए एक महान अवसर था और उत्सव। फिर से लाइन पढ़ता हूँ। वसंत ऋतु के आगमन पर वसंतोत्सव दिल्ली वासियों के लिए एक महान अवसर था और उत्सव की गतिविधियां निरंतर पूरे सप्ताह तक चलती थीं। कव्वाल, गायक और नर्तक उपासना के स्मृति चिन्ह के तौर पर अपनी कला को प्रदर्शित किया करते थे। महफिल समा की व्यवस्था मकबरों और संगीतों के आश्रमों पर उर्स के मौके और महीने की अन्य तिथियों विशेषता नौचंदी पर नियमित रूप से की जाती थी। कुलीन लोगों द्वारा आयोजित संगीत सभाएं प्रभावशाली लोग और उत्कृष्ट संगीतकार श्रोताओं के विशाल समूह को आकर्षित करते थे। यह कव्वालों की कुशलता के संपूर्ण फलन में परिणमित हुआ, जिन्होंने कौल, तराना और अन्य प्रभेदों को एक संयुक्त प्रदर्शन परंपरा में एकत्रित किया, जो कव्वालों के नाम से जानने में आई। वास्तुकला अगला टॉपिक है। मुगल शासकों में एक हुमायूं ही था जिसने दिल्ली में अपने शहर की स्थापना करके उसे दीन पनाह का नाम दिया। हुमायूं द्वारा पुराने किले का निर्माण इंद्रपद के ऐतिहासिक स्थल पर प्रारंभ किया गया, जिसका समापन बाद में शेर शाह ने किया। किले के अंदर स्थित तत्कालीन मस्जिद वास्तुकला रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसी शैली की प्रतिनिधि है जो दिल्ली के सुल्तानों और मुगल शासकों के अधीन विकसित शैलियों के मध्य संयोजक संबंध का निर्माण करती है। उसकी रानी द्वारा निर्मित उसके मकबरे की इमारत ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम है। हुमायूं के मकबरे के वास्तुशिल्पी तैमूरी कलात्मक परंपरा के अंतिम गढ़ बुखारा से थे। दिल्ली में मुगल शासकों के अंतर्गत शाहजहां के समय में भवन निर्माण कार्य की गतिविधियों का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। वास्तुकला में उसकी सबसे गहन रुचि थी। समकालीन इतिहासकार मोहम्मद सलीह कम्बो बताते हैं कि दरबारी और राजकुमार इमारतों और बगीचों के लिए अपनी योजनाएं रोजाना दरबार में पेश करते थे और शाहजहां भी शाम को निर्माणाधीन इमारतों का जायजा लिया करते थे। 1639 में उसने नई राजधानी की स्थापना करने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने दिल्ली का चुनाव किया। शाहजहां ने नई राजधानी पर अपनी संकल्पना आरोपित की। उसने नगर परिदृश्य शासक व उसके दरबारियों के भवनों पर केंद्रित था। इस तरह यह सफ़ाविदों की राजधानी इस्फ़हान सदृश हो गई, जिसे सफ़ाविद शासक शाह अब्बास द्वारा 16वीं सदी के आसपास अभिकल्पित किया गया था। दिल्ली के सुल्तानों अथवा उपमहाद्वीप के किन्हीं भी अन्य शासकों द्वारा पूर्व स्थापित किसी भी नगर से शाहजहानाबाद का क्षेत्रफल अधिक था। शाहजहां की महल गढ़ी, जो लाल किला मुबारक पवित्र दुर्ग लाल किला कही जाती है, एक अत्यधिक शक्तिशाली ढांचा था और इसकी
संपूर्णता में 9 वर्ष लगे। इसका निर्माण बृहद और धारणशील पैमाने पर हुआ था। इसके टक्कर का कोई दूसरा न था। यह बादशाह का निवास होने के साथ साहित्य, तख्त और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। इसमें बहुत सी इमारतें थीं और ऐसा प्रतीत होता था मानो शहर के भीतर ही एक दूसरा शहर बना हुआ हो। महलगढ़ी में कुल मिलाकर 32 इमारतें थीं। शाहजहानाबाद में अगले महत्वपूर्ण इमारत जामा मस्जिद है, जो इस उपमहाद्वीप में अपने तरह की विशालतम भवन है और शाहजहां के शासन काल के सर्वोत्तम स्मारकों में से एक है। शाहजहानाबाद वास्तुकलात्मक भव्यता की एक दीर्घा है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के उच्चतम निपुणता और प्रभावशीलता ग्रहण की। उसके समय की इमारतों का अलंकरण अधिक विवेकशील हो गया। शाहजहानाबाद की इमारतें मेहराबों और गुंबदों के आकार में परिवर्तन भी दर्शाती हैं। अब मेहराबें नक्काशीदार होने लगीं, जिनके घुमाव 9 अर्धचंद्राकार वलयों द्वारा बेल बूटेदार बनाए जाने लगे। उत्तर काल में ये मेहराबें शाहजहानाबादी मेहराबों के नाम से ही जानी गईं। शाहजहानाबाद के भवनों में गुंबदों का पूर्ण विकसित रूप एक सामान्य दृश्य बन गया। यह बाह्य रूपरेखा के बुलबुले की भांति था, जो इसकी ग्रीवा के पास संकुचित हो गया था। इस काल के अन्य महत्वपूर्ण वास्तुगत विकासों में सम्मिलित है शुंडाकृत या वेष्टित दंडों के साथ स्तंभ, मेहराबदार ताखे यानी दीवार गिर, बेल बूटेदार आधार युक्त स्तंभ शीर्ष। अब है चित्रकला टॉपिक। मोहम्मद शाह का शासन मुगल चित्रकला के पुनर्जीवन और देहली कलम नामक शैली के विकास के लिए भी उल्लेखित है। मोहम्मद शाह का शासन मुगल चित्रकला के पुनर्जीवन और देहली कलम नामक शैली के विकास के लिए भी उल्लेखित है। काल में इस चरण की चित्रकलाएं यह दर्शाती हैं कि औरंगजेब के उत्तर काल में मुगल चित्रकला का दूसरा जन्म हुआ। कलम के मूलभूत और बेहतरीन उदाहरणों में राजकीय व्यक्ति चित्र और दरबार के दृश्य हैं, जहाँ बादशाह आकर्षण का केंद्र बिंदु है। चूड़ामन इस शासनकाल का अग्रणी चित्रकार है। चूड़ामन 18वीं शताब्दी के कलाकारों ने मुख्यतः पूर्वकालीन चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। चित्र संग्रहों और सुचित्रित पांडुलिपियां बनाना एक लाभदायक व्यवसाय था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक बहुत से मुगल चित्रकार मुर्शिदाबाद, फैजाबाद जैसे प्रांतीय राज्यों की ओर स्थानांतरित हो गए। मुगल परंपरा के ह्रास के दौरान एक नई पद्धति के आविर्भाव को नया रास्ता मिला, जिसने पश्चिम के प्रभाव को दर्शाया और यूरोपियों की मांग के अनुसार ढल गई। संगीत। सांस्कृतिक परिवेश को सजीव बनाने में संगीत ने अपनी अहम भूमिका निभाई। संगीत कलाओं को न केवल राज दरबार और संभ्रांत केंद्र से वरन अपवादात्मक रूप से स्थानीय जनसाधारण के एक विशाल भाग से भी संरक्षण प्राप्त हुआ। गायन और नृत्य आमोद प्रमोद के प्रिय साधन के साथ साथ हर्षोल्लास का अंतर्निहित अंश भी बन गए। इन दोनों कलाओं के लिए किसी विशेष खुशी या उत्सव की अपेक्षा नहीं थी। सूफी सभाओं की व्यवस्था, मकबरों और संतों का दरगाहों पर, उर्स के उत्सव पर और
महीने की खास तिथियों, विशेषतः नौचंदी की तिथि पर नियमित रूप से की जाती थी। यहाँ तक कि शोक समारोह जैसे मुहर्रम आदि के लिए भी एक विशेष प्रकार का वाचक संगीत मरसिया ख्वानी विकसित हुआ। व्यावसायिक कलाकारों की बड़ी संख्या उभर कर सामने आई। इस काल के दौरान उत्कृष्ट संगीतकारों की एक बड़ी संख्या समृद्ध हुई। लोकप्रिय कलाकारों की संख्या गणना से परे हो गई। इस काल में ध्रुपद की लोकप्रियता का यथेष्ट ह्रास हुआ और इसके बदले ख्याल गायन ने लोकप्रियता अर्जित की। कवित्व, जंगला, तराना और अन्य लोकप्रिय संगीत राग थे। कई अन्य लोकप्रिय संगीत राग थे। कव्वाली सूफी सभाओं, महफिल समा, उर्स और अन्य उत्सवों के अंतर्निहित बन गई थी। इस काल कव्वालों की निपुणता के पूर्ण फलन का प्रत्यक्षदर्शी है। 18वीं शताब्दी के दौरान मरसिया ख्वानी ने सांगीतिक और साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा अर्जित की। यहाँ पे 92 रेड मार्क किया गया है। देखते हैं क्या नीचे लिखा है। मरसिया अंत्येष्टिगत प्रशंसात्मक गायन या वाचन था, जिसे मुहर्रम के दौरान इमाम हसन और हुसैन के संस्मरण में पढ़ा जाता था। मरसिया का सस्वर पाठ मरसिया ख्वानी कहा जाता है। ये रेड मार्क था ना इस 52 का, इसका मैंने पढ़ा था। यह काल महिला अदाकारों की प्रतिष्ठा के विरुद्ध उत्थान का साक्षी है। अब वे अपने समुदायों के पुरुष अदाकारों के सहायक कलाकार मात्र नहीं रहे। इसके बजाय वे स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने लगे और उनकी प्रतिभाएं स्वीकृत हुई। ये गणिकाएँ बहुत सी सुरुचि संपन्न थीं और उनमें से अधिक संख्या उच्चवर्गीय समाज में अतिशय सम्मान का पात्र थीं। गणिकाएँ भव्य शैली में जीवन यापन करती थीं। महफिलों में आवश्यक शिष्टाचारों और सभ्याचारों में अत्यंत निपुण थीं। अधिकांश गणिकाएँ विदुषी, कुशल वक्ता और वाक्पटु थीं तथा उन्होंने आरंभिक मध्यकाल की गणिकाओं की भांति सामाजिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। साहित्यिक संस्कृति। मोहम्मद शाह के शासनकाल ने साहित्यिक भाषा के रूप में उर्दू के आविर्भाव को प्रत्यक्ष किया, जो सांस्कृतिक संश्लेषण का उदाहरण है। उर्दू काव्य के प्रारंभिक प्रोत्साहन में सिराजुद्दीन खान आरसू के रूप में विख्यात उल्लेखनीय है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में वह फारसी भाषा का महान विद्वान था। उसने किसी दीवान उर्दू काव्य संग्रह के साथ संकलन नहीं किया, वरन अपने अगणित शिष्यों जैसे अब्रू, मजमून, यकरंग और टेकचंद बहार आदि को फारसी से उर्दू में स्थानांतरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। साहित्यिक भाषा के रूप में उर्दू की प्रतिष्ठा इस हद तक बढ़ गई कि इसने काव्य के माध्यम के रूप में ब्रज भाषा और फारसी की जड़ें खोद दी। हालांकि फारसी विद्वतापूर्ण और अन्य गंभीर गद्य संयोजनों में प्रयुक्त होती रही, जहाँ सुरुचिरता और संभ्रांतता का अनुपालन होता था। यहाँ तक कि कवियों के जीवन वृत्तांत, तज़किरे की कुशल कवियों द्वारा फारसी में लिखे गए। 18वीं और 19वीं शताब्दी के उर्दू काव्य खूब फला फूला। मुशायरा मतलब क्या है? साहित्यिक भाषा। तो मुशायरा संस्थान ने
उर्दू काव्य के विकास को सुगम बना दिया। ये कवियों के निवासों, मेलों और ख्वानखाओं ये कवियों के निवासों, मेलों और कवाखानों में हुआ करते थे। उर्दू काव्य को मीर तकी मीर, मिर्जा रफ़ी सौदा और ख्वाजा मीर दर्द जैसे कवियों ने पोषित किया। भाषा को परिष्कृत करने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया। उनके हाथों उर्दू गज़ल ने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं अर्जित की। यद्यपि 19वीं शताब्दी के दौरान गालिब, दाग मोमीन और दिल्ली घराने के अन्य शायरों द्वारा अभिव्यंजनाओं और भाषिक भव्यता के संदर्भ में उर्दू गज़ल को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और भी ज़्यादा पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कुछ कमी या कोई त्रुटि रह जाती है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको अगला नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगर मैं कोई वीडियो दोबारा डालूँ तो वो